स्वागत है। मैं हूं क्रांति प्रिया। इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जिसका नाम है इलाज का इलाज। कार्यक्रम में आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने बात की थी वेरिकोज वेन्स के बारे में कि किस तरह से वेरिकोज वेन्स की उत्पत्ति होती है, किस तरह से उसका इलाज किया जा सकता है, किस तरह के बचाव हो सकते हैं और क्या लक्षण हो सकते हैं। एक और चीज़ हमने डिस्कस की थी उस वक्त कि सबसे ज़्यादा ये समस्या महिलाओं को घेरती है। क्यों घेरती होगी और क्या इसका ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी में है? जब ये डिस्कस किया मैंने एक फिजियोथेरेपिस्ट से तो उन्होंने कहा कि वेरिकोज वेन्स में सबसे ज़्यादा मददगार इस वक्त फिजियोथेरेपी हो सकती है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में एक जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर गौरव यादव। ये यंग फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि हम बात कर रहे हैं गौरव, आज वेरिकोज वेन्स की तो हम बात करेंगे ही क्योंकि आने वाले समय में हम वुमेन्स डे भी मनाने वाले हैं और ये विडंबना है कि इस तकलीफ से सबसे ज़्यादा महिलाएं गुजरती हैं। तो क्या कारण हो सकता है? सबसे पहले तो यही सवाल मैं रखती हूँ कि महिलाओं को ये समस्या सबसे ज़्यादा क्यों घेरती है? वेरिकोस वेन, मैं पहले बताना चाहूँगा कि वेरिकोस वेन एक्चुअली में होता क्या है। वेरिकोस वेन वो रहता है कि मैं बताता हूँ, जैसे कि ये कॉमनली जो होता है हमारे लोअर लिम्स में ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि लोअर लिम्स में हम अगर प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग एक्टिविटी करते हैं या हम कोई भी इनएक्टिविटी या कोई भी एक पोजीशन में ज़्यादा देर तक रहते हैं, स्पेशली महिलाओं की बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि महिलाएं क्या होती हैं, ड्यू टू फैक्टर्स होते हैं कि वो घर में बहुत काम करते हैं या कंटिन्यूसली गलत पोजीशंस में काम करते हैं, वो उनको पता नहीं होता है कि किस पोजीशंस में हमें वर्क करना चाहिए और सडनली वो अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हुए इस प्रकार से क्या होता है, जो उनकी वेन्स होती है, वेन्स का हमारा मेन मकसद ये होता है कि वो जो ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको वो रिटर्न करती है, वेनस रिटर्न के थ्रू वो हार्ट में जाता है और सर्कुलेशन सिस्टम को कंप्लीट करता है। तो बिकॉज मैं बताना चाहूँगा कि जैसे लोअर लिम्ब में मैंने बताया हमारी बॉडी में दो हार्ट्स होते हैं। एक हार्ट हमें सब पे पता है कि दूसरा हार्ट हमारी बॉडी में कहा जाता है वो होता है काफ मसल्स को, जिसको हम लोग कॉमनली भाषा में पिडरियाँ बोलते हैं। हाँ। कि पिडरियों की समस्या और स्पेशली वेरिकोस वेन पिडरियों के आसपास घुटने के नीचे ज़्यादा अधिकतर देखी जाती है, स्पेशली महिलाओं में। हाँ। तो ड्यू टू इनएक्टिविटी, मस्कुलर इनएक्टिविटी के कारण जो महिलाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर लेती हैं और रेस्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग एक्टिविटी करती हैं। इस कारण क्या होता है, जो हमारी मांसपेशियां होती हैं वो एक उनमें जकड़न आने लग जाती है। इसके कारण क्या होता है, उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो हैम्पर होने लग जाती है। इसके कारण क्या होता है, मांसपेशियों के अंदर ही हमारी जो सुपरफिशियल वेन्स होती हैं उन पे उनका जो ब्लड सर्कुलेशन करने का जो उनका जो तरीका होता है उसमें प्रभावित होने लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो ब्लड पंप होता है उसकी स्पीड में कमी आती है, जिसके कारण क्या होता है, जो प्रेशर बनता है वो हमारे वेन्स के जो उनकी वॉल होती है, जो उनकी दीवारें होती हैं, उन पर प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, वेन्स की दीवारें कमज़ोर होती हैं, जिसके कारण जो ब्लड है वो वहाँ पे रिटेंशन होने लगता है, जिसके कारण वेन्स में उनकी वॉलों में कमज़ोर के कारण दर्द, इस तरीके की समस्याएं आने लग जाती हैं। और इसके सिम्टम्स हमें अगर देखा जाए तो हमें दर्द होता है, पैरों में चलते वक्त दर्द होता है, ज़्यादा हम देर तक खड़े रहते हैं तो भी दर्द होता है, और स्किन पर हरी ब्लैकिश या ब्लूइश या फिर पर्पल कलर की हमें स्ट्राइक्स वगैरह दिखने लग जाती हैं, जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये वेरिकोस वेन के सिम्टम्स हैं। ओके। और जब इतने कलर्स की आपने बात की है, अगर वेन्स के कलर्स की आप बात कर रहे हैं, कौन सा सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है? अगर देखा जाए कि अगर आपको डार्क डार्क पर्पल या फिर डार्क पर्पल या ब्लूइश कलर है तो वो ज़्यादा सिवेरिटी कहा जाता है। सिवेरिटी अपन उसको काउंट करते हैं। मेन कलरेशन में ये है कि अगर जितना ज़्यादा अगर ब्लॉकेज हो रहा है, अगर जो छोटी छोटी वेन्स, फाइन वेन्स होती हैं, उनमें अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, हाँ। तो उनका जो कलर है, उनकी प्रोमिनेंसी वो ज़्यादा है और उभरी हुई दिखाई देती है, जो कि कॉस्मेटिकली समटाइम्स ठीक नहीं होती है। समटाइम्स वो दर्द उत्पन्न करती हैं, जिससे हमें चलने में, बैठने में इत्यादि चीज़ों में तकलीफ होती है, और हमारे पैर में सूजन आने लग जाती है, जिससे जो दैनिक दिनचर्या में जो महिलाएं हैं या जो पुरुष हैं जो इससे ग्रसित होते हैं, उनको उसमें तकलीफ आना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ये तो हो गई महिलाओं वाली बात। क्या बच्चों में भी इस तरह की समस्या देखने को मिलती है? क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है एक सवाल आया था कुछ दिनों पहले कि महिला ने शिकायत की कि उसके बच्चे को जो 6 साल की उम्र का है, उसके
पैर में जो है वो अकड़न बनी रहती है, उसके पैर का कलर बदल गया और जब भी वो आलती पालथी मारकर बैठ ही नहीं पाता है। क्या इस समस्या से बच्चे भी घिर सकते हैं? इस समस्या से कॉमनली 40+ ईयर ओल्ड एजेस, या चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उन्हीं एज प्रकार के लोग ग्रसित होते हैं। अगर इस तरीके की समस्या अगर किसी बच्चे में या किसी यंग एज चिल्ड्रंस या बच्चों में देखी जाती है तो उसके डिफरेंट कारण हो सकते हैं। अगर उनका जैसे ब्लूइश कलरेशन आप बोल रहे हैं कि पैरों में होता है, तो ये सब चीज़ें शायद साइनोसिस वगैरह सिम्टम्स है, जो कि निमोनिया हो गया या फिर कोई भी हार्ट रिलेटेड डिसीजेज हैं, इन सब से वो संबंधित हो सकती हैं। पर बहुत रेयर ही चांसेस हैं कि बच्चों में ये सब चीज़ें देखी जाती है, क्योंकि हमारे बच्चों का ये रहता है कि वो फिजिकली काफ़ी एक्टिव रहते हैं और उनकी मसल्स और वो सब चीज़ें काफ़ी हेल्दी रहती हैं, तो बहुत रेयर ही है कि ये सब चीज़ों में उनको देखा जाता है। करेक्ट। अभी आपने एक वर्ड यूज किया कि चूंकि वो एक्टिव रहते हैं, मतलब उनका जो बोलना चाहिए कि एक्टिविटी जो कंपैरेटिव टू एल्डर्स वो ज्यादा होती है। इसका मतलब ये कि ये समस्या सिर्फ और सिर्फ जाम पड़ जाता है शरीर तब होती है। आप समझ रहे होंगे, इसका मतलब ये कि हम ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। एग्जैक्टली ये एक तो क्या है फिजिकल एक्टिविटी, अगर हम ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं एक्सेसिव, मतलब हाँ। इसमें हम मसल्स को बिल्कुल टायर्ड कर रहे हैं, हाँ। तो भी ये तकलीफ होती है। और एक होती है इनएक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, मतलब अगर हम मसल्स की बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हैं या फिर हम एक ही पोजीशन में हम लोग कंटिन्यू है काफी देर तक खड़े हुए हैं और मसल्स को एक ही पोजीशन में रख के उसको स्ट्रेस ज्यादा दे रहे हैं, तो इन सब चीजों से तकलीफें बढ़ जाती हैं। जैसा कि बच्चों में कि वो मस्कुलर एक्टिविटी बनी रहती है, कई चीजों में ऐसा देखा जाता है कि जो महिलाएं होती हैं उनमें ये फैक्टर देखा जाता है कि वो अगर हाउसवाइफ हैं तो वो काफी टाइम तक घर में जो दैनिक दिनचर्या होती है या इस तरीके वो काम करते हैं, तो उसमें उनको काफ़ी बैठना पड़ता है और काफ़ी उनको मतलब कंटिन्यूटी करते रहते हैं वो लोग काम। अगर आप और बिल्कुल एक्सरसाइज जो उनको लगता है कि अगर वो काम कर रहे हैं तो वही एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं है। अगर आप एक्सरसाइजेस का एक रूटीन बना लेंगे, क्योंकि काम करना ही एक्सरसाइज नहीं होती है, एक तरीके से एक फॉर्मेट में एक रेजिमेंट बना के अगर हम एक्सरसाइज प्रोटोकॉल करते हैं तो ये जो तकलीफें महिलाओं को होती है कि मसल्स को कितना लिमिटेशन तक यूज करना है, कितना एक्सेसिव करेंगे तो तकलीफें अराइजेज होने लग जाएंगी और कितना कम करेंगे तो हमें रिलीफ मिलने लग जाएगा। तो इन सब सोच का प्रपोर्शन एक होता है, वो हमें महिलाओं को इस चीज़ का पता होना चाहिए, ताकि ये जो समस्याएं हैं, वेरिकोस वेन है, स्वेलिंग्स आती है पैरों में, घुटनों में सूजन है, सब चीज़ों से हम निजात पा सकते हैं। ओके। एक चीज़ और पूछना चाह रही थी कि जो जिम जाने वाले लोग हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी की अभी हम जब बात कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी जिम जाने वालों को मतलब मुझे लगता है वो ज़्यादा करते हैं। तो क्या जिम जाने वालों को वेरिकोज की प्रॉब्लम हो सकती है? क्या एक्सरसाइज बोलें तो क्या इस समस्या से घिर सकते हैं वो? बिल्कुल। अगर देखिए जिम्स का मैं बताऊंगा आपको, जो जिम वाले जो लोग हैं, जो एथलीट हैं, जो फिटनेस ट्रेनर हैं या फिटनेस फ्रीक पर्सन हैं, उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि हाँ, अगर वो एक्सरसाइज करते हैं और वो बिल्कुल प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, प्रॉबेबली जितने भी फिटनेस फ्रीक होते हैं उनको स्वास्थ्य के रिगार्डिंग सारी जानकारियाँ होती हैं कि अगर वो मसल्स पे काम कर रहे हैं, उनकी हाइपरट्रॉफी या उनको मसल्स बल्क बनाना है, तो उनके सारे प्रिकॉशंस वो प्रॉपरली लेते हैं। अगर समहाउ अगर वो कोई भी लापरवाही करते हैं तो उनको वेरिकोस वेन का जो एक्यूट फॉर्मेट है, फ्लेबाइटिस है या इस तरीके डीवीटी वगैरह समस्या है, ये सब समस्या देखने को मिलती हैं, बट प्रोबेबली ये समस्या बहुत कम देखने को मिलती हैं। हाँ, अगर वो सावधानी बरतते हैं तो ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी। अगर वो लापरवाही करते हैं, एक ही मसल्स को बहुत देर तक यूज़ करते हैं और सही प्रपोर्शन में यूज़ नहीं करते हैं, तो जरूर ये समस्या उनको आ सकती है। ओके। इस समस्या से जुड़ी हुई कोई और समस्या घेर सकती है क्या? बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया वेरिकोस वेन प्रॉबेबली क्या होता है, स्वेलिंग जो सिम्टम्स है, स्वेलिंग हो गया, स्किन का कलरेशन चेंज होना, ब्लूइश हो जाना या डार्क पर्पल कलर उसको स्किन पे शो करता है। इसके साथ साथ महिलाएं क्या होती है, महिलाएं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हैं कि उनको लगता है कि उनके जो काफ जोन है या जो उनका बिलो द नी है या फिर जो उनका पिड्री वाला एस्पेक्ट है, वहाँ पे बहुत दर्द होता है, वो पूरा स्वेलन कर जाता है। उनको इस चीज़ का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है, तो उसका समथिंग रिलेटेड ये होता है कि जब स्वेलिंग्स पैरों में आने लग जाती है तो वो स्वेलिंग के साथ साथ उनको बाकी जो उनका जैसे नी जॉइंट है, उनकी मसल्स पे भी काफ़ी उनको जो सर्कुलेशन है वो हैम्पर होने लग जाता है, जिसके कारण उनको घुटनों में दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्याओं में भी तकलीफ आने लग जाती है। समटाइम्स जो फीमेल होती हैं, वुमेन्स होती हैं, ये समझ नहीं पाती हैं कि उनको समस्या एक्चुअली क्या है।
उनको वेरिकोज वेन है या उनको घुटनों में दर्द है। तो कॉमनली जो वुमेन्स हैं उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया नी के, और एंकल हो गया, इनकी जो तकलीफ है इन पे इनको स्वेलिंग बनी रहती है। तो स्वेलिंग अगर ज़्यादा बनी रहती है तो इसके कारण भी वेरिकोज वेन जो होता है वो हो सकता है, क्योंकि हमारी जो वेन्स रहती हैं उन पे दबाव पड़ता है, वो सर्कुलेशन उतना मेंटेन नहीं कर पाती हैं, और इसके कारण जो उनका है स्वेलिंग जो रहता है उनके पैरों में बनी रहती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, और उनके इस तरह से तकलीफें उनको होती है। उनके एंकल जो हो गया, उनके एंकल है उनका, उसमें काफ़ी सूजन आने लग जाती है। बिल्कुल, मतलब एड़ी, पिंडलियों से लेके एड़ी तक का दर्द बना रह सकता है जी। तो अगर मैं ये बोलूँ कि इसकी शुरुआत कब हो जाती है, तो क्या पिंडलियों में अगर दर्द आना शुरू हो गया, इसका मतलब ये कि वेरिकोज वेन्स की समस्या शुरू हो गई है? वेरिकोन, हाँ एग्जैक्टली, मतलब समस्या तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ उसका एक स्टेज है कि हाँ अभी अगर अभी हाँ, तकलीफ हो रही है हाँ। तो इसके बाद जरूर वेरिकोस वेन के सिम्टम्स आ सकते हैं। मतलब तो फर्स्ट स्टेज इसको बोल सकते हैं। एग्जैक्टली तो हाँ। हमें प्रिवेंटिव मेजर पे काम करना चाहिए। अगर हाँ। हमें लग रहा है ऐसा तो बिल्कुल आप एक फिजियो से कंसल्ट करें, हाँ। और जो एक्सरसाइज रिजिमेन वो आपको बता रहे हैं कि किस प्रोपोर्शन में आपको एंकल टूल्स की एक्सरसाइज करनी है, नी फ्लेक्स करना है, एक्सटेंशन करना है, घुटना मोड़ना है, सीधा रखना है। और अगर आप घर पे बैठ रहे हैं, अगर सिटिंग में आप बैठे हैं, तो आपको हमेशा स्टूल पे पैर रखें ताकि आपका जो ग्रेविटी का जो एक्शन है वो कम हो जाए, जिससे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहे, प्रॉपर ब्लड है वो उसका डायरेक्शन अपवर्ड बना रहे। और अगर आप सो रहे हैं तो आप तकिया लगा के पैर को एलिवेशन करें। हाँ, आप कुछ कंप्रेसिव स्टॉकिंग्स आते हैं मार्केट में, वो भी आप पहन सकते हैं, जिससे कि जो तकलीफ जो हो रही है, जो आपको स्वेलिंग हो रही है, जो आपका रिटेंशन हो रहा है ब्लड का, वो आपका स्टॉकिंग्स या कंप्रेशन की वजह से सर्कुलेशन में रिटर्न होने के लिए हेल्प करता है, जिससे स्वेलिंग्स और दर्द और वेरिकोस वेन जैसी समस्याओं में काफ़ी हद तक निजात मिलती है। ओके, क्या एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर इसमें मददगार हो सकता है? बिल्कुल, इसमें एक्यूप्रेशर या फिर एक्यूपंक्चर्स के अलावा एक और चीज़ें बताऊँगा, जैसे कि मैंने बताया कि मस्कुलर इनएक्टिविटी होती है। करेक्ट। समटाइम्स क्या होता है कि काफ मसल्स के जो स्पाज़म मसल्स है वो स्पाज़म में चली जाती है, बहुत टाइटनेस में चली जाती है क्रोनिक स्टेज में। तो हमारा मेन मोटिव है कि इसको जो स्पाज़म है, जो टाइटनेस है, उसको हमें रिलीज़ करना। समटाइम्स अगर ये हम चाहें तो ड्राई नीडलिंग हो गया, इससे हम उसको क्योर कर सकते हैं कि हम जो उसकी मसल्स है उसकी टाइटनेस हम कम कर सकते हैं। या फिर कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं काफ मसल्स की, गैस्ट्रोनीमियस हो गया, अपना सोलियस हो गया, इनकी हम स्ट्रेचिंग्स होती हैं, वो करके भी हम मसल्स की जो टाइटनेस है उसमें हम कमी ला सकते हैं, जिससे कि जो सर्कुलेशन हैम्पर हो रहा है, जो सर्कुलेशन में रुकावट आ रही है, सर्कुलेशन प्रॉपर मेंटेन रहे, और ताकि वो अगर कोई भी चीज़, अगर कोई भी फ्लूइड रिटेंशन नहीं होगा, प्रॉपर सर्कुलेशन में रहेगा, तो वेरिकोस वेन जैसी समस्या, स्वेलिंग जैसी समस्या नहीं आएंगी। बिल्कुल सही है। जिन घरों में बोलते हैं ना 2-3 फ्लोर है, एक बहाना भी मान सकते हैं इसको, महिलाएं बोलती हैं कि हम तो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हम दिन में ही इतना सीढ़ियां चढ़ लेते हैं कि हमें अलग से सीढ़ी चढ़ने या अलग से वॉकिंग की ज़रूरत नहीं है। ये बहाना किस हद तक जायज़ है? जी, जैसे कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं, या फिर जो भी ऑफिस में वर्किंग है, वो लोग सोचते हैं कि हम लोग दिन भर काम कर रहे हैं या फिर दिन भर हम लोग कर रहे हैं तो हमारी एक्सरसाइज अच्छी खासी हो रही है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर घर में अगर हम बार बार सीढ़ियाँ ऊपर चल रहे हैं, या फिर हम अगर घुटने बैठ के अगर हम झाड़ू लगा रहे हैं, या फिर हम कपड़े धोने या इत्यादि जो भी घरेलू कामकाज जो कि महिलाएं करती हैं, अगर ये सब करते हैं, तो इसके अलावा क्या होता है, हम लोग बहुत एक्सेसिव में कर लेते हैं कि अगर आप कर रहे हैं काम तो आप कंटिन्यूटी कर रहे हैं कि आप 3-4 घंटे कंटिन्यू काम कर रहे हैं, तो ये जो सही प्रोपोर्शन में काम नहीं करते हैं। इनिशियली तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती है, बट अगर आप ऐसे कंटिन्यू 5 सालों से ऊपर या फिर 10 सालों 15 सालों में अगर करते रहते हैं, तो आपको वेरिकोस वेन जैसी समस्या, ये सब समस्या आने लग जाती है। तो मैं महिलाओं को ये सुझाव देना चाहूँगा कि महिलाएं प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करें। कुछ अगर उनको तकलीफ लगती है, प्रिवेंटिव मेजर्स में अगर जाना चाहते हैं, तो अपनी दिनचर्या में एटलीस्ट 30 मिनट डेली 24 घंटे में, और 5 दिन हफ्ते में डेली आपको ये दिनचर्या अपनानी चाहिए। आप साइकिलिंग जैसी एक्टिविटी हो गई, साइकिलिंग हो गई, आपका वॉकिंग हो गया आपका, और स्टेयर क्लाइंबिंग अगर कर रहे हैं, तो अगर आप एक्सेसिव कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें। हाँ, अगर आप बिल्कुल नॉर्मली कर रहे हैं, जो आप बेयरिंग कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल करें, वो आपके लिए हेल्दी है ये। और बाकी एक्सेसिव में कोई भी चीज़ नहीं करनी, क्योंकि ये आपकी जो समस्या है उसको बढ़ा सकती है। जी, एक और चीज़ पूछना चाह रही थी कि क्या होता है, लोग ज़रूरत से ज़्यादा जब सतर्क हो जाते हैं, तो मुझे लगता है वो भी गलत तरीका है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि अब मुझे ये प्रॉब्लम ही ना आए, तो मैं पहले से ही ये अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेता हूँ। जैसा कि अभी एक मैं पिक्चर देख पा रही हूँ, हमारे साथ जो लूप चल रहा था कि एक महिला बॉल के ऊपर पैर रखी हुई है। ये चीज़ें घर में भी करते हैं लोग कि पैर को ऊपर रख के सोने की आदत बना लेते हैं कि हमें ये समस्या ही ना हो, हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही रहे वगैरह वगैरह। तो समस्या आने से पहले इस तरह की एक्टिविटी क्या सही है?
नहीं, बिल्कुल मैं बोलना चाहूँगा कि देखो कुछ प्रिवेंशन मेजर्स की भी एक लिमिट्स होती है कि हमें हम्म। कितना करना है, बिकॉज हम अगर बॉडी को पहले ही, अगर हमें लगता है कि कोई समस्या नहीं है और आप हाँ। यंग हैं या फिर आपको लगता है कि अभी आपकी एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं दिनचर्या काफ़ी परफेक्ट चल रही है, आपको कोई भी समस्या नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक कंसल्टेशन लें फिजियोथेरेपिस्ट से, ताकि वो आपको बताएगा कि किस प्रकार की एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। समटाइम्स क्या होता है, जो भी महिलाएं या पुरुष हैं या जो भी लोग हैं आजकल, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जाते हैं यूट्यूब पर जाते हैं या फिर कोई भी सोशल मीडिया पर जाके या कोई भी लिंक से वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज कर लेते हैं, तो बट वो ये भूल जाते हैं कि वो अभी किस स्टेज में है। पहले आप ये कंफर्म करें कि आप किस स्टेज में बीमारी का या फिर प्रिवेंशन मेजर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ का एक्सेसिव करने से हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी की हैबिट जो एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस होती है उसको हैम्पर करते हैं। तो हम बॉडी को एक लिमिटेशन में एक ऑप्टिमाइज करके उसको एक एडॉप्टेशन लेवल हमेशा मेंटेन करना चाहिए। अगर हम उसको ज़्यादा केयर करेंगे या ज़्यादा उसको करेंगे तो भी वो बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए ये है कि आपकी बॉडी को इतना आप अडॉप्ट करके रखें कि आपको समस्या आ ना सके, बट बॉडी को इतना भी ज़्यादा ना करें कि कोई भी बॉडी की जो नेचुरल प्रोसेस है नेचुरल, उसमें वो आगे जाके आपको सपोर्ट ना कर सके। तो आपको इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ओके, फिजियोथेरेपी पर अब बात करते हैं कि किस तरह से फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेस, किस तरह से आपके द्वारा दिया गया ट्रीटमेंट सुरक्षित रख सकता है और कारगर हो सकता है। बिल्कुल, फिजियोथेरेपी के द्वारा दिया गया ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक सेफेस्ट होता है। 100% इसमें कोई, बिकॉज इट्स इन इन्वर्सिव प्रोसेस, तो इसमें हम कोई भी मतलब मेडिसिन या कोई भी हम चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं। हम ओनली मसल्स और हड्डियाँ, जॉइंट्स, इन सब चीज़ों पे काम करके पेशेंट्स को उसके दर्द से निजात दिलाते हैं। समटाइम्स बहुत ऐसी समस्याएं होती हैं, बताना चाहूँगा मैं लोगों में, कि घुटनों की समस्या हो गई या फिर घुटनों में प्रॉपर तरीके से काम नहीं आ रहा है, घुटनों में कट कट बजना है, क्या चीज़ें हैं कि तकलीफ हो रही है। तो जो मेन फिजियोथेरेपिस्ट का काम रहता है कि उनको सुचारू रूप से उनकी जो शारीरिक क्षमताएं हैं उसको मेंटेन करना है, कि कितना लेवल आपको काम करना चाहिए। अगर आपको ऐसे तकलीफ हो रही है तो कितना चीज़ें, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि समटाइम्स हमें ये रहता है कि बहुत आजकल हम लोग बैलेंस डाइट या बहुत डाइट कॉन्शियस हो गए हैं। हाँ। तो इस चीज़ में भी लोगों को रहता है कि वो लोग प्रॉपर तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि एक बैलेंस डाइट में होना चाहिए वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। इस चीज़ों से भी क्या होता है, काफ़ी पोषक तत्वों की कमी बॉडी में होने लग जाती है, जिसके कारण हमारे जो बोन है वो डीकैल्सिफाइड होने लग जाती है। जॉइंट में जो साइनोफिल फ्लूइड रहता है, जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स रहती है, उसमें काफ़ी कमी आती है, जिसके कारण लोगों में घुटनों जैसी मांसपेशियों का दर्द इत्यादि समस्याएं में इजाफा होने लग जाता है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए हमें बैलेंस डाइट, प्रॉपर फिजियोथेरेपी और प्रॉपर फिजियोथेरेपी में जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो आपको फॉलो करना चाहिए। कितने प्रतिशत लोग होंगे जो फिजियोथेरेपी के द्वारा उपचार करवाते हैं, उसको समझते हैं, उसको जानते हैं और पॉजिटिवली आपके पास आते हैं? मैं बताना चाहूँगा, पहले के कंपैरेटिवली अभी जो हम 2020 में चल रहे हैं, तो फिजियोथेरेपी ऑलमोस्ट 70 to 80% लोग जो हैं वो फिजियोथेरेपी पे बिलीव करने लग गए हैं। अभी भी मैं लोगों में बताना चाहूँ कि लोगों में बहुत भ्रांतियाँ होती हैं, क्योंकि कई डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं तो अगर उनको फिजियोथेरेपी रिकमेंड करते हैं, अगर ओल्ड एज पेशेंट्स हैं या फिर अगर यंग पेशेंट्स हैं, उनको दवाइयाँ खा खा के वो बहुत थक चुके हैं, या वो दवाई खा के, एक्सरे करा के, MRI करा के भी मैंने देखा है कि पेशेंट्स को इतना आराम नहीं मिलता है और एक टाइम के बाद वो हताश हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए ये है कि फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गई है। अब लोगों में समझ में आने लगा है कि फिजियोथेरेपी क्या है एग्जैक्टली। पहले लोगों में भ्रांतियां थी कि फिजियोथेरेपी सिर्फ सिकाई होती है। सही। सिकाई नहीं होती है फिजियोथेरेपी के अंदर सिकाई एक ट्रीटमेंट का पार्ट है कि हम सिकाई करते हैं, उसके द्वारा हम काफ़ी मैनुअल स्किल्ड हो गए। इलेक्ट्रोथेरेपी हो गया, हाइड्रोथेरेपी हो गया, मैनुअल थेरेपी हो गया, ड्राई नीडलिंग्स हो गया, आइटिज्म टूल आजकल आ चुके हैं जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इन सब चीज़ों में हम यूज़ कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि जो सिकाई नहीं है फिजियोथेरेपी, कई लोग क्या होता है सिकाई मतलब अगर हम फिजियोथेरेपी सेंटर जा रहे हैं, कोई भी हम रिहैब सेंटर जा रहे हैं, तो हम वहाँ जाएंगे, सिकाई सुन के वो सोचते क्या करेंगे, आपको गर्म सी सिकाई कर देंगे, ठंडी सी सिकाई कर देंगे, तो हमें जाने की क्या आवश्यकता है, वो तो हम घर में भी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल ट्रैप में ना करें, एक बार आप जाएं और आप जाने की फिजियोथेरेपी एग्जैक्टली क्या है, ताकि आपके जो दर्द हैं, जो आपके पुराने दर्द हैं, जो नए दर्द हैं, उसकी जो हीलिंग की प्रोसेस है वो फिजियोथेरेपिस्ट ज़्यादा अच्छी तरीके से इन्हेंस कर देता है, तो आपको जल्दी से जल्दी दर्द में आराम मिल जाता है। बिल्कुल। क्या ये पुराना दर्द है? अभी आपने जब ये वर्ड यूज़ किया तो एक सवाल बना कि एक, क्या ये जेनेटिक हो सकती है समस्या? दूसरा, क्या ये पुराने दर्द समय के साथ या उम्र बढ़ने के साथ सामने आता है?
जी बिल्कुल, जैसे कि आप आज हमारा टॉपिक है वेरिकोज पे हम बात कर रहे हैं, तो जेनेटिकली हाँ, वेरिकोज ये समस्या अगर कुछ परसेंटेज देखा जाता है कि वो जेनेटिकली भी काफ़ी अफेक्टेड करती है। हम्म। बट ये जेनेटिकली के अलावा कुछ चीज़ें एक्वायर्ड होती हैं जो हमें नेचर से, मतलब हमारी जो दिनचर्या होती है, हम्म। अगर हम गलत तरीके से दिनचर्या कर रहे हैं, कोई भी चीज़ को हम एक्सेसिवली तरीके से काम कर रहे हैं, हम्म। तो वो भी समस्या एरेजेस होती हैं। जैसे कि मैं आजकल बताना चाहूँगा आपको, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, या फिर अगर हम बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, या कुछ हमारे जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ये समस्या इसलिए में ज़्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि लोग एक्सेसिव तरीके से काम कर रहे हैं। लोग अगर काम कर रहे हैं तो सुबह ऑफिस जा रहे हैं 9 बजे से लेके आप शाम को 8 बजे तक काम कंटिन्यूसली कर रहे हैं, और बिल्कुल आप डेस्कटॉप से उठ नहीं रहे हैं, आप कंटिन्यू अपने स्लॉट पे बैठे हुए काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपको अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करना है। एटलीस्ट आपको 45 मिनट्स में, अगर आप सिटिंग वर्क है आपको, तो उठना है, आपको जेंटल स्ट्रेचेस करने हैं, कुछ एक्सरसाइज होती हैं जेंटल स्ट्रेचेस, वो आपको करना है, तो आपकी जो मसल्स आपकी काम कर रही है उसको कुछ रिलैक्स मिले, ताकि, और जो आपकी एक जॉइंट एक पोजीशन में बैठ के काफ़ी देर तक अकड़ गए हैं, जिनमें जो अकड़न आ रही है, ताकि वो जो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है, जो उनका लुब्रिकेंट्स जो जॉइंट्स में है वो बनी रहे, उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मोबिलिटी है जो जॉइंट्स की बनी रहे, ताकि उसके अगर, क्योंकि कंटिन्यू अगर हम इसी पोजीशन में, इसी लापरवाही में काम करते रहेंगे तो हमारी समस्याएं आने लग जाती हैं, चाहे वो मस्कुलर हो, चाहे वो हड्डियों से रिलेटेड हो। बिल्कुल सही। चलिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि महिला दिवस सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो आपके नज़रिए से महिलाओं के लिए क्या संदेश हो सकता है इस विशेष दिवस के लिए, कि किस तरह की तैयारी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से होनी चाहिए, बीइंग डॉक्टर, बीइंग फ्रेंड, बीइंग स्पेशलिस्ट? जी बिल्कुल, महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी माताओं, बहनों और मेरी दोस्तों को मैं यह एक बताना चाहूँगा कि आप अपने हेल्थ के लिए काफ़ी जागरूक रहें। स्पेशली मैं उन महिलाओं के बारे में बात करना चाहूँगा जिनको कि हेल्थ के रिगार्डिंग ज़्यादा जागरूकता नहीं है, जो घर में काम करते हैं और चार दीवारियों में ही रहते हैं, क्योंकि उनको फिजियोथेरेपी के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। तो मैं उन माता बहनों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एटलीस्ट आएँ और अपने हेल्थ के लिए जागरूक रहें। कुछ समस्याएं होती हैं आपको, आप उन समस्याओं को नज़रअंदाज ना करें। अगर आपको कुछ घुटनों में कट-कट की आवाज़ें आ रही हैं, कुछ भी आपको सिम्पटम्स दिख रहे हैं कि आपको कुछ भी मस्कुलोस्केलेटल जैसे लग रहा है कि बैठने में, उठने में, बैठने में, करवट लेने में या चलने में इत्यादि करने में कुछ भी समस्याएं आपको महसूस हो रही हैं, तो आप ज़रूर आएँ, एक फिजियोथेरेपिस्ट से या डॉक्टर से कंसल्ट करें और कुछ हेल्दी टिप्स आप हैं जो लेते रहें, क्योंकि स्पेशली महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस बहुत देखा जाता है कि 40, या आजकल तो मुझे लगता है कि अर्ली 35 प्लस महिलाओं में भी काफ़ी न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लग गई है। तो महिलाओं को मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल हेल्दी डाइट लें और आप पोषक तत्व की कमी ना होने दें बॉडी में, क्योंकि ये कमी और कमी से आपकी जो हड्डियां हैं वो कमजोर होंगी, मांसपेशियों में अकड़न आने लग जाएगी। तो इस समस्या से हम निजात पाएंगे। तो आप बिल्कुल हेल्थ कॉन्शियस रहें और बिल्कुल अपनी जो दिनचर्या है उसमें फिजिकल एक्टिविटी बनाते रहें और एक फिजियोथेरेपिस्ट से जरूरी कंसल्ट करें अगर आपको कोई भी तकलीफ होती है। बिल्कुल। तो जैसा कि डॉक्टर गौरव यादव ने हमें बताया, जो जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट हैं और इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे ट्रीटमेंट किए हैं। पुलिस विभाग से लेके अलग अलग विभाग में के लोग जो हैं वो इनसे जुड़कर इलाज पा रहे हैं, एक सुरक्षित जीवन जीने की तरफ अपना कदम बढ़ा चुके हैं। तो फिलहाल तो मैं यही धन्यवाद करना चाहूंगी डॉक्टर गौरव यादव। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि डॉक्टर गौरव ने हमें बताया कि दूसरा दिल, यानी कि वो बता रहे थे, मैंने भी नोट कर लिया कि काफ मसल्स को दूसरा दिल कहा जाता है, तो अपने उस दूसरे दिल का भी ख्याल रखना हमें बेहद ज़रूरी है। और याद रखिएगा कि विशेषज्ञ यानी डॉक्टर्स की सलाहें ही आपको सुरक्षित रख सकती हैं। इलाज के राज कार्यक्रम में क्रांति प्रिया को यही दीजिए इजाज़त। बने रहिएगा भास्कर न्यूज़ के साथ।